हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए संपूर्ण सीडीपी की नंबर 2 क्लास। इससे पहले 9:30 बजे आपकी क्लास अपलोड कर दी गई थी और अब आपकी क्लास हो जाएगी अपलोड 11:30 बजे, यानी अभी आप देख रहे हो, यानी अपलोड हो चुकी है प्यारे साथियों। और ऐसा आएगा पेपर 2 घंटे में सब कुछ कवर कर लेंगे। पीछे वाली क्लास 40 मिनट की थी, ये क्लास भी 40 मिनट की रहेगी और आगे वाली 40 मिनट की क्लास रहेगी जो आपको 2:30 बजे मिलेगी। यानी एक ही दिन आपको 3 क्लास मिलने जा रही है। और अगर मैं चाहता तो महा मैराथन ले आता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि महा मैराथन क्लास आप कभी भी पूरी नहीं देखते हो। आप क्या करते हो, 40 मिनट क्लास देख ली फिर दूसरी क्लास चला ली, 40 मिनट देख ली फिर दूसरी क्लास चला ली। तो यही तो कारण है, इसीलिए मैंने 40-40 की मिनट क्लासें रख दी ताकि आप सभी क्लासें अच्छी तरीके से देख सको, अच्छी तरीके से समझ सको। मुश्किल जरूर है लेकिन प्यारे साथियों, मैंने क्या कहा है, मुश्किलें जरूर है लेकिन ठहरा नहीं हूं मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूं मैं। और जिसने अभी तक पीछे वाली क्लास नहीं देखी और पेडागोजी की 2 घंटे वाली क्लास नहीं देखी है ना, तो जाकर देख लीजिए। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट भी बनी हुई है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो क्लासें देख लीजिए। उसमें क्या मिलेगा, पेडागोजी में क्या मिलेगा 2 घंटे की क्लास में, हिंदी की पेडागोजी, मैथ की, बस इतनी ही मिलेगी आपको, ज्यादा नहीं मिलेगी। 2 घंटे की क्लास है और कितनी पेडागोजी है, हिंदी की पेडागोजी इसमें करा दी, मैथ की करा दी, इंग्लिश की करा दी, संस्कृत की करा दी, एसएसटी की करा दी, मैथ की करा दी, साइंस की करा दी, ईवीएस की करा दी। बस इतनी पेडागोजी कराई है, बस ज्यादा मैंने नहीं करवाई प्यारे साथियों। और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आप सोचोगे पेडागोजी बची कहाँ है, तो हाँ प्यारे साथियों, बची नहीं, सारी पेडागोजी 2 घंटे में कंप्लीट। और इसी प्रकार सीडीपी आपको घंटे में कंप्लीट करवा दी जाएगी, मात्र 40 मिनट की एक क्लास हो चुकी है, 40 मिनट की ये क्लास रहने वाली है और व्याख्या सहित रहने वाली है, ऑथेंटिक आंसर के साथ रहने वाली है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया, सो ठान लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस तरह से देखते हैं। तो किस तरह से देखते हैं सामाजिक संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, नहीं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान के सक्रिय सर्जनकर्ता के रूप में, सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही वो सिद्धांत आएंगे ना, कौन से, लेव वाइगोस्की, जीन प्याजे, लॉरेंस कोहलबर्ग जैसे सिद्धांत आएंगे, आपको व्याख्या सहित कराऊंगा मैं। टेंशन काहे को लेने का प्यार साथियों, जब तक मैं हूं आपके साथ प्यार साथियों। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये शानदार क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार पूछे जाते हैं सीटेट वर्तमान 2024 में, इस लेवल के पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए कथन 1 है और कारण दे रखा है, हमें बताना है सही क्या है। सही पोषण, पर्याप्त नींद। ये क्लास देखकर है ना आज अच्छे तरीके से सो जाना और कल की क्लास लगा लेना मैथ की, फिर लगा लेना ईवीएस की, इसी प्रकार लगा लेना साइंस की और पेडागोजी की कराई दी। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चों के सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होने की योग्यता को समन्वित करती है, सही है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को उद्दीपित करती है। एकदम सही है, कहीं पर भी गलती नहीं है इस कथन में। कारण देखिए, विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जी हां, यह भी एकदम सत्य है और कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे को प्रभावित
करते हैं। कौन करते हैं? सामाजिक क्रिया करती है विकास को या संज्ञानात्मक वृद्धि को। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही से व्याख्या करता है। और पीछे वाली क्लास में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास एक निरंतर चलने वाली अभिक्रिया है। और विकास किस प्रकार होता है? ऊपर से नीचे की ओर, यानी सिर से पैर की ओर होता है और केंद्र से परिधि की ओर होता है। और विकास किस प्रकार का होता है? विकास होता है वर्तुलाकार। किस प्रकार का होता है? वर्तुलाकार होता है। और इन 3 क्लासों में आपको इतनी बार रिपीट करवा दिया जाएगा कि आप भी कहोगे क्या करें सर, आपने तो कंठस्थ करा दिया। क्वेश्चन एग्जामिनर कहां से पूछेगा? अब पूछेगा यहीं से, आएगा आपको ही, जिन्होंने क्लासें लगाई है। बस क्लास कंप्लीट देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे साथियों? पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा और क्वेश्चन बहुत बड़ा है। देखिए, जब सुनीता ने चलना शुरू किया था, किसने? सुनीता ने चलना शुरू किया था। वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब भी वह संगीत सुनती नृत्य करना शुरू कर देती। कौन? सुनीता। कौन प्यारे साथियों? सुनीता। जब वह नृत्य करती तो उसके माता पिता ताली बजाते और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते, जो वर्तमान में सबसे बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। किसका? रील्स का। किसका प्यारे साथियों? रील्स का। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी को है ना? तो छोटे बच्चों को है। क्योंकि रील्स इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी कि आप भी फोन बंद करने को मजबूर हो जाते हो। आप भी कमेंट में जाकर देखते हो कि क्या कमेंट लिखा है, देखते हो ना। ये सभी की बातें होती हैं प्यारे साथियों। ये अकेला मैं नहीं हूं जो रील्स देखता हूं, सभी देखते हैं। क्या है? सभी देखते हैं प्यारे साथियों। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरह से सीख लिया। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर 1 को। और क्या है ऑप्शन नंबर 1? विकास। 1 मिनट प्यारे साथियों, पानी पी लेता हूं मैं। चलिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतः क्रिया का परिणाम है। जी हां, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि प्यारे साथियों, विकास है ना, वो वातावरण पर निर्भर करता है और आनुवांशिकता पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार का वातावरण आपको मिलेगा ना, उसी की तरह आपका अधिगम होगा, उसी की तरह आपका विकास होगा प्यारे साथियों। जिस तरह का वातावरण, जैसा रंग वैसा भेष, यानी जैसा वेश वैसा देश, वैसा देश। वही बात यहां पर फिट होती है। अगर प्यारे साथियों आपका बालक पिताजी, माताजी, पापा जी या अंकल जी इस प्रकार बोलता है तो आप सभ्य परिवार से हो। अगर ऐसे बोलता है, ओ पापा, ए मम्मी, इन्ना ही तू उड़ना ही, तो प्यारे साथियों मान लीजिए आप का समाज है ना, वो ऐसा सीखने को मजबूर कर रहा है बालक को। और बालक कहां से सीखता है? माता पिता से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। इसी कारण परिवार और माता पिता को क्या कहा गया है? प्राथमिक सामाजिक प्रक्रिया कहा गया है। और द्वितीय सामाजिक प्रक्रिया किसे कहा गया है? वो कहा गया है विद्यालय को। किसे कहा गया है? विद्यालय को कहा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आनुवांशिकता, क्योंकि उसे माता पिता भी अभी प्रेरित कर रहे थे और उसका परिवेश यानी वातावरण भी प्रेरित कर रहा था कि तुम ऐसे करो, टीवी में देखकर तुम नाचो। ये वातावरण था उसका। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, वातावरण विकास। देखिए यहां पर क्या दे रखा है? विकास अनिरंतर प्रक्रिया, लेकिन विकास क्या होती है? निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास सदैव चलने वाली प्रक्रिया है। वो चाहे किसी भी अवस्था में हो, शेषवावस्था से प्रारंभ हो जाता है। शेषवावस्था क्या? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है विकास। तो
गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अभिवृद्धि निरंतर नहीं होती, वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से प्रारंभ हो जाती है? अभी बताया है मैंने, प्राथमिक समाजीकरण कौन सा होता है? परिवार और आस पड़ोस, परिवार और आस पड़ोस। और शैशवावस्था से यानी बालक जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी माता पिता से उनकी नकल करने लगता है। हम जानबूझकर बुलाते हैं, बोल पापा जी, बोल पापा जी। अगर आप ऐसे कहोगे बोल पापो, तो वो पापो ही बोल रहा है, वो बड़ोगे क्या बोल रहा है, वो पापो ही बोल रहा है। अगर आप न्यू बुलाओगा पापा जी, तो क्या बोलेगा? पापा जी बोलेगा। अगर थे न्यू कह दिया बोल पापो, बोल दादो, वो देख बोल रहा दादो तेरे दादियो, तो वो यही बोल रहा है वो प्यार साथियों। क्योंकि बालक आपके भाषा से सीखता है, आपके वातावरण से सीखता है, आपके नेचर से सीखता है। बालक को कोई दूसरा सिखाकर नहीं जाता, खुद जिम्मेदार होते हैं अभिभावक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और जीन प्याजे का क्वेश्चन। और ये मैं पीछे वाली वीडियो में भी बता चुका हूं, जीन प्याजे का सिद्धांत क्या कहता है। जीन प्याजे का सिद्धांत कौन सा था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत था? जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। 4 अवस्थाएं बताई थी, एक तो पूर्व सांवेगिक, एक सांवेगिक, और एक मूर्त, और एक अमूर्त। और ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? शैक्षणिक तकनीक निम्न में से क्या करेगी? क्या विषय वस्तु को रट कर याद करने पर अनन्य रूप से बल देगी? बिल्कुल नहीं देगी। नेगेटिविटी तो हमें करनी ही नहीं है, कसम खा लो। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिविटी है तो उत्तर में पॉजिटिविटी देनी है, क्वेश्चन में नेगेटिविटी है तो उत्तर में नेगेटिविटी देनी है, कसम खा लीजिए। एक तो पाठ्यक्रम को तैयार करते समय बच्चों की उम्र का ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, पॉजिटिविटी है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जीन प्याजे का। और इस वीडियो में मैंने नहीं बताया ना, यानी इस क्लास में आपको एक बात नहीं बताई मैंने कि जीन प्याजे से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग से 2 क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आनुवांशिकता से, एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? प्रगतिशील कक्षा से। 2 क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे समावेशी कक्षा से। एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? बहुबुद्धि सिद्धांत से। एक क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा? एरिक्सन से। किससे? एरिक्सन से। किससे? एरिक्सन से। और कौन बच गया? लॉरेंस कोहलबर्ग आ गया, लेव वाइगोत्स्की आ गया, क्या और बच गया? तो क्वेश्चन याद आएगा तब बताएंगे प्यार साथियों। चलिए आगे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्कीमा, देख लेना क्या है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 6 इसका स्कीमा होगा, क्योंकि जीन प्याजे स्कीमा पर ही है। और समीपस्थ विकास लेव वाइगोत्स्की, नाम से ही पता चल जाता है। देखिए क्वेश्चन ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्कीमा कर देना बिना देखे, क्योंकि जीन प्याजे है इसमें। तो देखिए जीन प्याजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण जो क्रियाओं को संगठित व्यवस्था है, और वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो स्कीमा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। अगर यहां पर लेव वाइगोत्स्की आता ना, तो पक्का ऑप्शन नंबर 2 होता, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आगे मैं बताऊंगा, चलिए लेव वाइगोत्स्की को आने दीजिए। सभी सिद्धांत ऐसे कर देंगे हम जैसे कोई धुरंधरी बैठे हम साइको के। तो देखिए क्या है, निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने यह प्रतिपादित किया कि सामाजिक अंतःक्रियाएं आधारभूत मानसिक क्षमता का उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आ गया, अभी नाम लिया और अभी आ गया। तो कौन है? लेव वाइगोत्स्की। जहां पर सामाजिक अंतःक्रियाएं आ जाए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र आ जाए, तो किसका नाम आएगा?
लेव वाइगोत्स्की का। तो लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि, जिसके पास बुद्धि अधिक होगी वो गार्ड रखेगा। क्या रखेगा? गार्ड रखेगा। और बहुकारक सिद्धांत किसका है? बहुकारक सिद्धांत है थार्नडाइक का। बहुथारी काम करे, बहुथारी काम करे, यानी थार्नडाइक। प्यारे साथियों, बहुकारक तो थार्नडाइक का और बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये आपको बताना है बस कमेंट बॉक्स में। इतना तो मैंने बता दिया, एक आप बता दीजिए अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 8, ये फिर आ गया लेव वाइगोत्स्की। और लेव वाइगोत्स्की आया तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आ गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है लेव वाइगोत्स्की से। और देखिए संज्ञानात्मक सिद्धांत पर आधारित है। तो पारस्परिक अध्यापन, पारस्परिक अध्यापन यानी ऑप्शन नंबर 1। ये लेव वाइगोत्स्की क्या कहता है कि कोई भी विकास होता है ना, कोई भी विकास वो किसी के सहयोग से होता है या समाज से होता है या संस्कृति से होता है या समीपस्थ क्षेत्र से होता है, यानी अपने आसपास के क्षेत्र से ही होता है। यानी पारस्परिक अध्यापन, यानी पारस्परिक यानी ऊपर इंग्लिश में पढ़िए पारस्परिक को क्या कहते हैं, तब आपको समझ में आएगा। रिसिप्रोकल टीचिंग, क्या कहते हैं? रिसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक अध्यापन, यानी एक साथ मिलकर अध्यापन करना, साथ साथ मिलकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये आ गया अब हमारा लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन सा सिद्धांत आ गया? लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत आ गया। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कोई बच्चा नैतिक चिंतन किस स्तर पर है? अगर वह बच्चा यह तर्क करता है कि हींज, ये मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था ना, हींज की कहानी किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग से। किससे संबंधित है? लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। कौन सी कहानी? हींज की कहानी। कौन सी कहानी? हींज की कहानी लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित है। तो हींज को कानून का पालन करना चाहिए था, क्योंकि यह एक नागरिक के रूप में उसका कर्तव्य है। और अगर किसी को भी चोरी करने की इजाजत नहीं है तब हींज को भी ऐसा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी बालक को तो बड़ा कानून पता है। बालक को क्या ज्यादा पता है? कानून ज्यादा पता है। और मैंने पीछे वाली वीडियो में ही बताया लॉरेंस कोहलबर्ग की कितनी अवस्थाएं नैतिक विकास की? 3 अवस्थाएं। इन 3 अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा? 6 चरणों में। कितने चरणों में? 6 चरणों में। 1 2 3 4 5 6, 6 चरणों में बांटा, यानी 6 स्तरों में बांटा। 3 अवस्थाओं के, 3 अवस्थाओं के लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। और ये कौन सी अवस्था है? कानून एवं व्यवस्था अभिमुखता। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरीके से पीछे वाली वीडियो में बता रखा है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये आ गया बाल केंद्रित का। एक क्वेश्चन मैं कह रहा था ना, अब याद नहीं आ रहा है, ये है वो क्वेश्चन। बाल केंद्रित से एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्न में से कौन सा उपागम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांतों के अनुकूल है? तो विद्यालय का हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतों और रुझानों को महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि सभी पढ़े हुए आ चुके हैं हमारा। देखिए हार्वर्ड गार्डनर, मैंने बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया था आपको पीछे वाली वीडियो में। पहले तो पीछे वाली वीडियो देख कर आइए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं पीछे वाली वीडियो में बताया, पीछे वाली वीडियो में बताया। आप सोचोगे इतना क्या करा दिया इस टीचर ने, इतना कुछ क्या करा दिया इस टीचर ने पीछे वाली वीडियो में। पहले तो आप पीछे वाली वीडियो देख कर आओ, फिर ये क्लास लगाना, फिर आगे वाली क्लास लगाना प्यारे साथियों, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा।
क्या हो पाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो देखिए कौन सी बुद्धि का प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है। तो भाषात्मक बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, संगीत गात्मक बुद्धि है, लेकिन सब फिर टिकी है बुद्धि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 12। और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी शैक्षणिक तकनीक बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता यानी लैंगिक रूढ़िवादिता का क्वेश्चन आ गया। जो कहा है ना प्यारे साथियों, उससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएंगे। कह रहा हूं मैं, जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और जेंडर समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली है। तो कौन प्रभावशाली है, जेंडर यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने, कक्षा में जेंडर पूर्वाग्रहों पर चर्चा सुसाध्य करना। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक ऐसी कक्षा जिसमें विद्यार्थियों को समय विविधता पूर्ण हो, उसमें अध्यापक को करना चाहिए। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पक्षपोषित और सम्मानित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3, 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्थर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15, क्या है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आगामी 10 वर्षों में क्या विज्ञान इतनी उन्नति कर लेगा कि दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा सकेगी। यह प्रश्न विद्यार्थियों में रेगिस्तान चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि यह देने का मौका देता है। क्या देने का मौका देता है, क्या चिंतन को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अपसारी और अनेक संभावित उत्तर देने का मौका देता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से पढ़िएगा, इन कथन और कारण को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। एक अध्यापक विद्यार्थियों को विद्यालय परियोजना हेतु अपनी स्थानीय विरासत पर प्रस्तुति तैयार करने को प्रोत्साहित करता है, सही है। अपने समुदाय और विरासत संबंधी अनुभवों को साझा करना विद्यार्थियों को समावेशित महसूस करने में मदद करता है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर, यानी दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं। ये देखिए डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्या आ चुका है, डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन आ चुका है, और इसका उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, अक्षरों का अनुपयुक्त आकार, रिक्त प्रवाही और प्रिंट अक्षरों का मिश्रण और गलत वर्तनी में भेदक लक्षण है। और ये अगर आप करते हो ना इंग्लिश में, तो ये क्वेश्चन आपका सही अच्छे तरीके से होगा, क्योंकि प्यारे साथियों इसका आंसर है डिसग्राफिया। क्योंकि आपने सभी इंग्लिश में पढ़ रखे, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फोबिया, डिस्फोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। किसका, अक्षरों के अनुपयुक्त आकार और रिक्त प्रवाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है। शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक कौन सा सिद्धांत है। तो वो है विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19, और क्या है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ध्यान से, दृश्य बाधित विद्यार्थियों को ऐसी क्या सुविधा दी जाए जिससे प्रभावशाली ढंग से सीख सके और संप्रेषण कर सके। संकेत भाषा का प्रशिक्षण सरासर गलत है, दृश्य बाधित है और संकेत भाषा का प्रयोग कर रहा है। बेल भाषा का परीक्षण सही है। पाठ्य सामग्री को वाचन में बदलने वाला सॉफ्टवेयर सही है। उभरी हुई या मुद्रित सामग्री सही है, यानी 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4 है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20? निम्नलिखित में से कौन सी मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? मेधावी विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है परीक्षा मात्र की दृष्टि से अधिगम करना। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेगेटिविटी आ रही है ना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। और क्या है? विद्यार्थियों में भ्रांतियों को सुलझाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? खोज अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 1, खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? विद्यार्थी सर्वोत्तम रूप से कब सीखते हैं? तो विषय वस्तु के साथ अर्थपूर्ण संलग्न से, यानी ऑप्शन नंबर 1। यानी यहां पर तो हमें पूरे ऑप्शन ही नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23। और क्या है क्वेश्चन नंबर 23? कथन और कारण से है। और क्या है? एक अध्यापिका को अधिगमकर्ताओं को जानकारी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करनी चाहिए। असंबंधित खंडों में, गलत है ये तो। अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है, गलत। दोनों ही गलत हो गए प्यार साथियों आज तो। देखिए ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। और क्या है क्वेश्चन नंबर 24? विद्यार्थी अध्यापक के रिश्ते में विश्वास बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? तो कौन सा विकल्प प्रभावशाली है? अध्यापक का विद्यार्थी को बिना किसी शर्त के अपनाने का रवैया, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25। और क्या है क्वेश्चन नंबर 25? जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप को के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है, तब उसे किस भाव का एहसास होता है? उसे होता है दुश्चिंता, यानी ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए, गर्व, आशा, आनंद क्या है? पॉजिटिविटी है। और एक ये दे रखा है नेगेटिविटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 26। और क्या है क्वेश्चन नंबर 26? निम्न में से कौन सी तकनीक विद्यार्थियों की अधिगम अभिप्रेरणा को बढ़ावा देती है? क्या दंडात्मक कक्षा प्रबंधन स्थापित करना? गलत। किसी भी कीमत पर कार्य खत्म करने पर बल देना? गलत। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा? गलत। विद्यार्थियों को उनके व्यक्तिगत अधिगम लक्ष्यों को पाने के लिए समर्थ देना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27? अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता कहलाती है? क्या कहलाती है? अपने स्वयं के चिंतन, तो वो कहलाती है अधिसंज्ञान। क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान। क्या संरचनात्मक चित्रण कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, संरचनात्मक चित्रण। क्वेश्चन नंबर 28। नहीं प्यारे साथियों, मुझे गलत लग रहा है ये। चलो देखता हूं मैं एक बार। अपने स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के बारे में सोचने की योग्यता क्या कहलाती है? अधिसंज्ञान। जी हां, तभी मैं कहूं ना, अधिसंज्ञान कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है क्वेश्चन नंबर 28? किसी सहायक प्रत्यय को पढ़ाते समय गैर उदाहरण का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी का चुनाव किसी भी असंबंधित, गलत। नेगेटिविटी आ रही है ना, कट का इस्तेमाल उस सह प्रत्यय को परिभाषित करने वाले गुणों को स्पष्टता बढ़ाने के लिए करना चाहिए। सही है। पॉजिटिविटी मिलते ही हम कर देते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। यहां पर देखिए नेगेटिविटी आ रही है। चलिए नेगेटिविटी टोते हैं हम ऑप्शनों में। देखिए, उस संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को खोजना, ये तो पॉजिटिविटी आ गई। नई जानकारी का विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण, ये भी पॉजिटिविटी आ गई।
जानकारी को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ में जोड़े बिना, मिल गई ना नेगेटिविटी, प्रस्तुत करना। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, और आगे आएगी एक और क्लास प्यारे साथियों 2:30 बजे आपकी। कब आएगी? 2:30 बजे। इससे पहले आपकी 9:30 बजे क्लास हो चुकी है। और आपको मैं बता दूं, इसी चैनल पर आपको पेडागोजी के क्वेश्चन करवा रखे हैं 2 घंटे की महामैराथन क्लास पर, और इसी पर आपको सीडीपी, मैथ, ईवीएस सभी के प्रीवियस ईयर पेपर भी करा रखे हैं। तो देखिए, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है, इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? पॉजिटिविटी देखनी है हमें। तो व्याख्यान विधि गलत, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। इस प्रकार कट करोगे ना तो आप क्वेश्चन सही कर दोगे। केवल पाठ्य पुस्तक गलत। आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ, ये बात होती है। ऑप्शन नंबर 3 है, आगे देख ली, विद्यार्थियों को बिना किसी गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास ये किस प्रकार लगी? तो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।